चलो तो स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से, है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम इस लेक्चर में, और ये जो होती है तीन टाइप, रॉलीज थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, जिसे हम रोल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। दूसरी जो होगी इसमें लिंगराजे मीन वैल्यू थ्योरम होगी, और जो तीसरी होगी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम को हाँ, जो मीन वैल्यू थ्योरम है, एक तो रॉल्स थ्योरम, एक लिग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, एक रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम, तीन पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोलीज। रोलीज भी बोलते हैं इसे, रोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोल्स थ्योरम। इसमें पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, जो इसका स्टेटमेंट है वो देखो। इफ ए फंक्शन y is equal to fx, x belongs to a to b, satisfy three condition, कौन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट, fx is continuous, in a to b. Second condition, fx should differentiable, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए in open interval a to b. एंड थर्ड कंडीशन ये है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देन क्या है रोल्स थ्योरम बेटा? इफ कोई फंक्शन है, इफ ए फंक्शन y is equal to fx सेटिस्फाई थ्री कंडीशन। हाँ, कौन कौन सी कंडीशन? कि फंक्शन fx is continuous in a to b, fx is differentiable in a to b, open interval and fa की वैल्यू fb की वैल्यू के बराबर हो। देन यहां पे लिख देता हूं मैं, देन according to Rolle's theorem, there must be a point C. There must be a point C. C belongs to, there must be a point C. C belongs to A to B. A और B के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए C where f dash C must be 0. f dash C should be 0. पानी लाना पीने के लिए नॉर्मली आओ। देखो मैं इसका ज्योमेट्रिक, पहला जो है रोल्स थ्योरम, प्रज्ञा रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एलएमपीटी। मिटाना मत। अच्छा, इसे तो मिटा दूं? कोई बात नहीं, चलो मिटा दिया तो मिटा दिया, है ना। और रोल्स थ्योरम पढ़नी है बेसिकली, रोल्स थ्योरम, है ना, उसे छोड़ो आप। तो सर रोल्स थ्योरम के नाम भी नहीं रखने? नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना उन्हें। अरे प्रॉपर लिखाऊंगा, जैसे रोल थ्योरम है तो वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है यहां पे समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग,
ऑफ रोल्स थ्योरम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका? अगर जो ए से बी तक कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब इस तरीके से है, ए और बी, सही है, ऐसे करके है, क्लियर है क्या बात? कंटिन्यूअस है, ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना? चलो, और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है सच दैट कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए और एफ बी की वैल्यू, एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या है? दोनों बराबर है। तो उसके बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा सी, जहां पर dy dx यानी कि f डैश x क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। यानी किसमें f डैश c क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। दोनों के बीच में है। हाँ, अरे जब डोमेन ए और बी के बीच में है तो सी भी ए और बी के बीच में ही रहेगा। चलिए, हमेशा ऊपर कोई रहेगा, नीचे को नहीं आ सकता। नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ ना सारी कंडीशन। देखो और किस तरीके से बन सकता है? फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साथ में एफ ए और एफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देन देयर मस्ट बी, एक मिनट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट लिख लेना यहां, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट ए पॉइंट लिखो या वन पॉइंट लिखो, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए। जैसे ए और बी है, मान लिया ये ए और बी कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ऐसे भी हो सकता है। ए और बी की वैल्यू क्या है? एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं, तो उन इसके बीच में तो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, यहां पे एफ डैश एक्स क्या है? 0, यहां पे एफ डैश एक्स क्या है? 0, एफ डैश एक्स क्या है? 0। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, समझ में आई बात? लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा ही होगा, एक पॉइंट तो होगा ऐसा जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। नहीं तो आप मेरे को बता दो कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दोनों की वैल्यू बराबर है और कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाना है। बताओ कैसे बनाए कि एक बार उसकी स्लोप 0 ना हो रही हो? कुछ कंडीशन है ऐसी? किसी तरीके से बन सकता है? मैं ये बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक आपको जोड़ना है कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़ना है। आप मेरे को ऐसा तरीका बता दो जिसमें एफ डैश एक्स एक बार भी 0 ना हो रहा हो। ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, यही तो थ्योरम है। आप यहां से लेके यहां तक जाओगे, किसी भी तरीके से जाओ, ऐसे जाओ, तो कहीं ना कहीं एक बार तो कम से कम, ये शब्द जरूर लिख लेना बेटा, एटलीस्ट वन पॉइंट शुड बी देयर सच दैट डिफरेंशिएशन dy dx at that point is 0. सही है भाई बात? एक पॉइंट तो होना चाहिए। लेकिन अगर जो मान लिया डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पे। जैसे कि ये फंक्शन है ए और बी दोनों बराबर हैं, ये ए है, ये बी है, ये एफ ए और ये एफ बी दोनों इक्वल हैं। मान लिया एक फंक्शन ऐसे गया और एक फंक्शन ऐसे आया, ये आया, तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां पर dy upon dx 0 हो रहा होगा? कोई है क्या ऐसा पॉइंट? ऐसा पॉइंट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब रोलिस थ्योरम तो गलत हो गई।
यहाँ लगेगी। यहाँ लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सर वहाँ पे कोई ऐसे जीरो हो ही नहीं रहा। हो नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए ना। उसने ऐसे कहा था कि यदि एफ ए एफ बी बराबर हैं और वो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कंडीशन है? मस्ट, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन, हाँ, कि एफ ए एफ बी बराबर होने चाहिए, साथ में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ में वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। लेकिन ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम। है ना? हाँ, इट डज नॉट, ऐसे लिख लेना, इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन, इट डज नॉट देखो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये मैं बता देता हूं। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। टाइप वन के, है ना, चेकिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं भी। समझे? देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 1, है ना, ये है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x sin x for all x belongs to 0 to pi, check applicability of Rolle's theorem। Rolle's theorem का शॉर्ट में क्या लिख दिया? RT। हमें ये चेक करना है कि ये 0 और 1 के बीच में रोलीज थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ग्राफ बना के देखिए। हाँ, नहीं ग्राफ नहीं बना के देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है ना रोलीज थ्योरम की। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स है e की पावर x और sin x। ये बताओ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, e की पावर sin x कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस e की पावर x और sin x भी क्या है? कंटिन्यूअस। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस, है ना। तो इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, है? हाँ, डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल के लिए चेक करना पड़ेगा ना एफ डैश एक्स निकाल के। कैसे? e की पावर sin x cos x प्लस sin x इंटू e की पावर x, e की पावर x sin x प्लस cos x। बोर्ड पे देखो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओपन इंटरवल में चेक करेंगे क्या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है 0 से पाई के लिए। हाँ, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये कैसा है? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? एफ ए एफ बी चेक करना है ना। तो एफ ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब है 0, इसलिए एफ 0। जब आप 0 रखोगे तो साइन 0, तो कितना हो गया? 0। बी कितना है यहाँ पे? पाई, तो एफ पाई कितना हो गया? e की पावर पाई साइन पाई। साइन पाई कितना होता है? 0, तो 0, इसलिए एफ 0 एफ पाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए रोलीज थ्योरम नीचे लिख देंगे, देयरफॉर रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल।
Rolle's theorem is applicable. सर एक मिनट अभी मिटाना मत। ओके ओके। सर अब तो ले रही है आगे से क्लास सर को। कैसे? अच्छा, सर कल ली थी सर ने। तो बोर्ड पे ली 2 थी? बजे की। बोर्ड पे ली थी? यस सर बोर्ड पे ली थी। तो समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। हाँ चलो अच्छी बात है। यस सर हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर जो ये बताओ रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, तो ये तो कंडीशन थी, लेकिन रोलीज थ्योरम क्या थी? ये तो कंडीशन है। रोलीज थ्योरम ये है कि 0 और पाई के बीच एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट, एफ डैश एक्स 0। तो वो पॉइंट कौन सा है? एट विच पॉइंट इट सेटिस्फाई, एट विच पॉइंट, है ना, सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। ये था ना e की पावर c साइन c प्लस कॉस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है? ये तो इधर चला जाएगा। साइन c प्लस कॉस c इज इक्वल टू 0। तो साइन c इज इक्वल टू माइनस कॉस c और tan c इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 3 पाई बाई 4। सो द पॉइंट इज, द पॉइंट 3 बाय 4। हाँ, x c is equal to 3 by 4, f dash c, f dash 3 pi by 4 is 0। ये है पॉइंट। एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं हम। क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे पूछ सकता है वो। जेई मेंस में तो पूछ ही लेगा कि बताओ रोलिस थ्योरम वैलिड है, एप्लीकेबल है या नहीं है ना। चेक एप्लीकेबिलिटी, केबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम। फर्स्ट, fx is equal to sin 1 upon x, x belongs to minus 1 to 1। बताओ बेटा। सर तो फिर पहले इसको देखेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। बिल्कुल। तो किस किस के बीच में? साइन तो होता ही है। नहीं, साइन तो होता है, लेकिन यहां देखो ना 1 upon x, माइनस 1 और 1 के बीच में क्या 1 upon x हमेशा कंटिन्यूअस है क्या? अरे माइनस 1 और 1 के बीच में 1 अपॉन x हमेशा कंटिन्यूअस है क्या? नहीं। देख लो यहाँ पे 1 अपॉन 0, इसके बीच में कहीं 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। बोलो। तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0। कंडीशन खत्म, इसलिए RT is not applicable। ऐसे करना है। fx is equal to mod x, x belongs to minus 2 to 2। चेक करना है। बताओ रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है? सर ये तो मोड लग रहा है। हाँ मोड लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर 0। हाँ तो ये एप्लीकेबल है। अरे एप्लीकेबल कहाँ होगी? ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
डिफरेंशिएबल है क्या जीरो पर? नहीं। क्योंकि जहां भी कॉर्नर बनते हैं, शार्प कॉर्नर बनते हैं, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। लिख देंगे fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0, इसलिए, है ना, रोलिस थ्योरम is not applicable, is not applicable। तो सर इसका क्या रीजन है कि मतलब जहाँ शार्प एज बनते हैं वहां पे क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं है ना ये। डिफरेंशिएशन क्या बताओगे? dy upon dx क्या बताओगे यहाँ पे? जैसे ये है, ये ऐसे करके ये तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना, वहां भी बताएंगे, लेकिन अभी तो आप ये समझ सकते हो कि जहां शार्प कॉर्नर बनते हैं वहां डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू c के जस्ट इधर, तो dy dx ये है पॉजिटिव, और जस्ट इधर क्या है? नेगेटिव आ गई। तो कॉर्नर पे फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते इस प्रकार, जहां मोड लगता है। सही है? हाँ। थर्ड, fx इज इक्वल टू 10x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। बताओ इसके बारे में। कंटिन्यूटी चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। सर ये तो कंटीन्यूअस होता है, देख लो, 0 भी आता है बीच में। 10x कंटिन्यूअस होता है 0 से पाई। यस सर। पक्की बात? पाई बाई 2 पे, यस सर। पाई बाई 2 पे 10 पाई बाई 2 कितना होता है बताओ? नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो फिर 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में 10 ऐसे जाता है और इधर से इधर ऐसे आता है। तो क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से पाई के बीच में? नहीं है ना। नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, तुम्हें मैं वो बताता हूं अभी फंक्शन में क्या, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट। इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इंटीजर, है ना। देखो, जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी है 2.5 है, 2.4, तो इस क्वांटिटी को हम 2 प्लस 0.4 लिख सकते हैं ना। तो ये तो होता है इसमें इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है और ये हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। आई बात समझ में? तो जो इंटीजर है, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो हमेशा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यदि कोई क्वांटिटी है, नंबर है, तो इंटीजर पार्ट को मॉड इंटीजर x लिखते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सही है? क्लियर है क्या? इससे ये होगा कि जैसे मान लिया ये है हमारा इंटीजर, है ना, जैसे 2.4 का यदि आपको इंटीजर निकालना है तो इसका इंटीजर पार्ट, ये कहता है दिस इज कॉल्ड द इंटीजर पार्ट, इट रिप्रेजेंट इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नहीं आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, यदि 2.4 है x का 2.4, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा भाई?
2। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बता देना, फ्रैक्शनल पार्ट इसका सर 0.4। 0.4। वेरी गुड। जैसे 3.6 है तो 3.6 का 0.6 इंटीजर पार्ट 3 और 3.6 का 0.6। फ्रैक्शनल पार्ट 0.6, ऐसे होता है। सही है, ये है। कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये फंक्शन में तो पढ़ाएंगे ही, थोड़ा सा भी आपको पता लग जाए तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक्चुअली हमने गलत तरीके से स्टार्ट करा, 11th में ढंग से पढ़ानी, तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कभी कभी बता दिया करूंगा जो भी आएगा, है ना। हो गया सर। अच्छा अच्छा, ये देखो मैं लिखता हूं ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ बनता है ये रहा। भाई ये बताओ इसकी वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है फ्रैक्शनल पार्ट की? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 है ना, लेकिन 1 नहीं पहुंच पाएगी। एक मिनट बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे क्लोज लगा लेना। जैसे मान लिया 2 है, 2 है तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो सकता है? 0। तो 0 तो हो सकता है लेकिन 1 कभी नहीं छू पाएगा, है ना भाई। 3 का हाँ है ना, तो ये है इसका जो ग्राफ आता है, देखो 0 1 2 -3 -2 -3, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहां पे तो ओपन सर्किल, यहां पे ऐसे ओपन सर्किल, ये बनता है ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? फ्रैक्शनल फंक्शन का। और यहां पे क्या हो जाएगा? 1, लेकिन 1 नहीं हो पाएगा कभी। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1। जैसे बोर्ड पे देखना बेटा, अगर जो मैं 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछूं और 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछूं तो कितना आंसर आएगा इसका बताओ? 0.5 और इसका भी 0.5। देखो जैसे 1.5 यहां होगी तो 1.5 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। 2.5 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। सही है, इसमें मत बनाना, दूसरी जगह बना करके मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जैसे 0 1 3, यह 1.5 तो इसकी वैल्यू ये रही, और यह 2.5 और इसकी वैल्यू रही। और 0.5 की भी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 0.5 नहीं, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 1.5 का भी 1.5, 2.5, 2.5 का भी 2.5 ही रहेगा। हाँ बना लो ना, 0.5 का 0.5, 1 पॉइंट का 0.5, 2.5 का भी 2.5। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है ये। क्लियर दिखाई दे रहा है प्रज्ञा? यस सर, यस सर।
अरे कोई 11th के बोर्ड के बच्चे हो तो बता देना, नीट या आईआईटी के बच्चे है ना, 11th क्लास के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का? नहीं मैथ्स का नहीं, फिजिक्स या केमिस्ट्री का। मैथ्स के हो जाएंगे तो मैथ्स का भी स्टार्ट कर देंगे। हो तो सही कोई बच्चे। हाँ भाई कितना होगा? ये बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? सर 0 से 1 के लिए तो है। नहीं, सर x पे तो कंटीन्यूअस है। नहीं 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 नहीं, जैसे 1 पे जहां भी फंक्शन में ब्रेक होता है डिसकंटिन्यूअस है ये। कहां कहां? एट ऑल, हाँ ऑल इंटीजर वैल्यू, ऑल इंटीजर्स वैल्यू fx is equal to is discontinuous, discontinuous। क्लियर है क्या बात? यस सर। सर ये डिस्कंटीन्यूअस कैसे है बट? अरे देखो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 पर 0, 0 लेकिन 1 से जस्ट इधर कितनी है इसकी? 1। ऐसे फंक्शन यदि हो ना, ऐसे यूं जा करके फिर यूं हो, फिर डिसकंटिन्यूअस आ गया ना ये। नहीं आई बात समझ में? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस ना हो वो डिसकंटिन्यूअस यस सर। है ना। अगर जो ये ऐसे होता है यूं तो दिस इज कंटिन्यूअस। बोलो। यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ आप, ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन। किसका ग्राफ? fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x। मेरे को आप ये बताओ कि 2.5 2.4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ इंटीजर। 2.9। बस इंटीजर पूछ रहा हूं मैं, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा इसका। यस सर 2। 2.5 की, 2 2.67 की, 2 2 नहीं, इसी तरीके से 3.3 की, 3 3.68 की, 3.95 की, 3। क्लियर है क्या बात? जो fx इंटीजर फंक्शन। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 0.5 का इंटीजर कितना होगा? 0। वेरी गुड। 0.7 का इंटीजर कितना होगा? 0। ये होगा 0। तो इसका मतलब अगर जो मैं यहां बनाता हूं इसका ग्राफ, इन वैल्यूज को नोट कर लेना। कैसे कर रहे हैं? हो गया सर। ये बताओ अगर जो x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, 1 के बीच में, तो ये बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 0.5 0.1 मतलब 1.1 से 0.9 तक हो सकती है। x की वैल्यू 0 से 1 के लिए फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट x की वैल्यू कितनी होगी? जैसे 0.5 के लिए 0 0 0 के लिए भी 0 ऐसे नहीं आई बात? अरे सुनो ये 0 से 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू है, ये बताओ इंटीजर पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये समझ आ गया। इंटीजर पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। लेकिन इंटीजर पार्ट 0.99 की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0।
तो यानी 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और 1 पे तो ये ओपन सर्किल आएगा, लेकिन 1 पर एग्जैक्टली 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ये बताओ सर ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल में क्या होता है? ओपन सर्किल का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी कभी भी, है ना। यस सर। ऐसे ग्राफ ऐसे बनता है, क्लोज का मतलब होता है होती है। हाँ ये ऐसे बनता है, स्टेप बनते हैं, स्टेप 2 ऐसे इधर -1 -2 -3 ऐसे। ये है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। देख लो, अगर जो मैं 1.5 लूं, 1.5 का इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2.3 की इंटीजर वैल्यू 2। 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होगी हमेशा, है ना। ऐसे यहाँ पे 4 के लिए 3 आएगी, ये होते। तो ये याद रखना है। अभी तो मैंने ये एक्चुअली फंक्शन में बताते हैं सभी, लेकिन अब हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो बीच में ही बता रहा हूं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं। तो ये बताओ, क्या ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। याद रखना है अपने को, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, चलो अब देखो, एक चौथा सवाल उसमें रह गया था लास्ट का, कि इफ fx इज इक्वल टू मॉड x। एक मिनट रुको, हेलो हेलो हेलो, हाँ अरे सर मैं ये कह रहा था कि जो मेरे तो 2-3-4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं उसमें, तो मैं उन्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी उनके साथ स्टार्ट कराने वाला था उनकी। तो मेरे को ना आज का लेक्चर और उनका लेना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैं कल से स्टार्ट करा दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों की। आज रहने देते हैं क्लास के लिए आप, है ना। हेलो, हाँ हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपकी वाली क्लास में ये कौन सा? हाँ पीछे का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो उन बच्चों को जोड़ लूँ क्या? उन्हें कह दूँ? तो आप उनसे यूँ कह देना कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं सर, अगर जो आपको ज्वाइन करनी है तो आज कर देना। अच्छा, तो उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कि क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, मैं उन्हें, हाँ ठीक है सर, मैं उन्हें याद, हाँ बताओ, ठीक है मैं 2-3 बजे कर दूँगा, है ना।
3 3:30 4 बजे। हाँ भाई ये है। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और x बिलोंग्स टू 1 to 3, check applicability of Rolle's theorem। बोलो। Yes, ऑफ आर टी, बस यार बताना क्या वैलिड है, क्या एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम? no sir, नहीं, क्यों? नो, discontinuous function है। डिसकंटिन्यूअस। अब देखो मेरे को इतना बताना पड़ा क्योंकि अपने को पहले नहीं पढ़ रखा, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। बस आप धीरे धीरे करते रहो किसी ना किसी तरीके से। मैं भी करा के ही छोड़ूंगा इसे मैथ्स को, है ना। Yes sir, तो क्या क्या पढ़ा मैंने अभी? मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, काफी जगह यूज होती है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको। ये होता है इंटीजर पार्ट का ग्राफ, ऐसे बना देते सीढ़ियों की तरह। किसका ग्राफ है ये? इंटीजर का, integer, इंटीजर फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1, ये ऐसे बनता है ना, जैसे फूलझड़ी होती है ना, ऐसे सुंदर देखने में। सही है, yes sir, देख लेना आप, एक दो बार प्रैक्टिस करना इसकी तो आएगा। बहुत जगह यूज होता है, मतलब फंक्शन में तो यूज होगा ही, और भी होते हैं। तो ये तो आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रोल्स थ्योरम पे। फिर से हम रोल्स थ्योरम पे आ जाते हैं। रोल्स थ्योरम क्या है? यदि फंक्शन ए बी के बीच कॉन्टिन्यूअस है, सर आपकी स्क्रीन रेड हो गई। देखो आ गई, बोर्ड पे देखो। हेलो, Yes, sir. हाँ Yes sir, क्या है भाई रोल्स थ्योरम? बताना, आप बताओ मेरे को। सर वो discontinuous function नहीं होना चाहिए, continuous होना चाहिए। सर मतलब अच्छा सर, एक जैसे टेक पॉइंट ऐसा होना चाहिए इसका एवरेज ही हो। हाँ, लेकिन ऐसे बोलेंगे, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन ए बी, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, then there must be at least one point C where f dash C is equal to 0. This is the statement of Rolle's theorem. Clear है क्या बात? Yes sir, दोबारा बोलना प्रज्ञा। yes sir, बोलो। If a function is continuous in, if a function fx is continuous in a to b if a function fx, yes sir, and differentiable in a to b a to b, and fa is equal to fb, fx equals to fb, then there must be at least one point such that f dash is equal to 0. ये है, सही है। ये है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। क्वेश्चन लिख लो, लिखो, इफ fx is equal to ax cube plus bx square plus 11x minus c, x belongs to 1 to 3, satisfy Rolle's theorem and f dash 2 plus 1 upon root 3 is equal to 0, then find values of a and b, values of a and b।
हाँ भाई बताओ कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। जब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो क्या होना चाहिए, fx शुड बी कंटिन्यूअस, fx शुड बी कंटिन्यूअस 1 2 3 डिफरेंशिएबल, एक मिनट, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड f1 बराबर f3, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस x belongs to 1 2 3, डिफरेंशिएबल x belongs to ओपन इंटरवल 1 2 3 और f1 बराबर f3। क्लियर है? तो f1 बराबर f3, a और b की वैल्यू निकालनी है, इसलिए f1 बराबर f3 1 a प्लस b प्लस 11 माइनस 6, 27 से 9b 33 माइनस 6, f1 बराबर f3। इससे आगे कंडीशन, इससे ये कट गया, उधर जाएगा 26 से 8b 22, सही है? तो कितना जाएगा 13a 4b माइनस 11, a और b में एक रिलेशन आ गया। करो 13a प्लस 4b इक्वल माइनस, क्लियर है? दूसरा सर एक मिनट सर कॉपी कर लो कॉपी। एक तो कंडीशन fa बराबर fb से आ गई, सर आपने दूसरे वाले में ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है? बेटा डिफरेंशिएबल जब आपने डेफिनेशन लिखी थी तो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन में। ओके सर। दूसरी कंडीशन कैसे आएगी बेटा ए और बी में? सर ये आपने डैश लगाया इतना बड़ा? हाँ ये क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। यस सर। बोर्ड पे देखो, थोड़ा इसे मैं सही करके लिख देता हूं। 13b प्लस 4b प्लस 11 इज इक्वल टू 13a प्लस 4b प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, fx था, fx से f डैश x निकाला, उसने कहा कि ये वैल्यू रखो
और ये वैल्यू रख के 0 कर दो, मैंने कर दिया। लेकिन अभी इस वाली कंडीशन से ये गया था 13a + 4b + 11 0, तो ये भी क्या हो गया 0। बोलो यस सर। तो क्या कंडीशन बनी? क्यों लग रही है दोनों को? अरे 0 = 0 + 4√3 2b/√3, क्लियर है? तो 4a 4√3a = -2b/√3, गुणा कर देंगे इधर 12a - 2b, तो b = -6a, ये रिलेशन आ जाएगा। b की वैल्यू इसमें रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। 13a = 0 मतलब कैसे? अरे 0 = 0 प्लस ये अच्छा यस समझ गया। a और b में रिलेशन आ गया। यस सर। तो a और b की वैल्यू निकाल के दिखाओ तेजी से। वन आ गई सर, एक ही लो। हाँ भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी जाएगी -6। इसके अंदर रखेंगे ना, -6 से -11 या रोल्स थ्योरम है ना। क्वेश्चन लिखो, इफ fx satisfy Rolle's theorem in 1 to 2, then integration of 1 to 2 fx f dash x is equal to, ये फाइंड करना है। बताओ भाई। थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूं इस सवाल में, +x dx is equal to f dash x plus x। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f dash x plus x dx। f dash x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा fx, और x का इंटीग्रेशन 1। सही है। बोर्ड पे देखो, यस सर। f2 + 2 स्क्वायर 2 माइनस f1 + 1 स्क्वायर बाय 2, क्या ये बात सही है? बोलो। यस सर। तो ये आ जाएगा f2 - f1 और इधर से आ जाएगा +2 - 1/2। बोलो, ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है? रोल्स थ्योरम का मतलब है f1 और f2 का बराबर होना, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएगा,
3/2 इज द करेक्ट आंसर। जेई मेंस में सवाल आते हैं इस टाइप के, है ना? अरे पर ये सर क्वेश्चन में तो थोड़ा समझ नहीं आया सर, मतलब हमने ये कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इसको। अरे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या इसके लिए ये नहीं लिख सकता मैं? 1 से 2 के लिए पहले 2 रखेंगे, फिर माइनस लगा के 1 रखेंगे। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो f2 माइनस f1 आएगा और दिस माइनस दिस आएगा। तो लेकिन ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है ना? तो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या होती है? यानी f1 और f2 की वैल्यू क्या होंगी? बराबर। तो यहाँ ये दोनों हाँ, तो और क्या करेंगे बताओ? यस सर, ठीक है। चलो यस सर, हो गया। ठीक है भाई। तो कुछ एग्जांपल इस तरीके से रोल्स थ्योरम पे थे। अभी और भी हम इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी रूट थ्योरी बता देता हूं। रूट थ्योरी क्या होती है? व्हाट इज रूट थ्योरी? देखो, रूट्स यानी कि रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में? जैसे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके रूट्स क्या होंगे बताना? क्या होंगे रूट्स? 2 और 3, है ना? क्योंकि f2 भी 0 और f3 भी 0, तो these are roots। तो what is roots? Roots are those values of x for which fx is equal to 0। implies that, or if x is equal to a is root of fx, then we can say that fa must be equal to 0। यही तो है, ऐसे भी कह सकते हैं। if x is equal to a रूट है तो fa की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो, कहीं यदि इस तरीके से दिया हो f डैश ए इक्वल टू 0, यदि f डैश ए 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है प्रज्ञा? कि a इसका रूट है, तो a f डैश x का रूट है। बोलो, यही तो मतलब है इसका। f डैश a का f डैश x का रूट है। ये भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू a is root of derivative of fx, ऐसे ही बोल सकते हैं। that is at x is equal to a, which is root of f dash x, at x is equal to a, tangent drawn at fx is parallel to x axis, is parallel to x axis।
आपकी 1:30 से तो कोई क्लास नहीं होती, क्या नाम है प्रज्ञा? नो सर। हाँ तो 1:30 से ना क्लास लेंगे आज हम, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अच्छा सर, दोपहर में लोगे? हाँ। डेढ़ कितना होता है सर? 1 पॉइंट ये 1:30। इसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यदि मैं करूं तो बताओ, जैसे ये है, मान लिया ये y है, ये x है और ये इस तरीके की है। ये बताओ ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का? सही क्यूबिक का है। क्यूबिक का है, बिल्कुल सही बात है, ये क्यूबिक का है। और ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का, सही है। और ये किसका ग्राफ है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक का है। डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री डिग्री इसकी 4 होगी। बोर्ड पे देखो, रूट्स जब डिग्री 2 हो तो रूट्स कितने होंगे, 2। ये रहे ना अल्फा बीटा, बोलो। जब डिग्री 3 हो तो रूट क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। और जब डिग्री 4 हो तो रूट्स कितने होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये 3 रूट है ना, तो रूट्स कितने होंगे इसके, 3। रूट्स इसके कितने होंगे, 4। किसके रूट्स, एफ एक्स के। बोर्ड पे देखो, यहां देखो ध्यान से, इसमें ये बताओ एफ डैश एक्स कितनी बार 0 हो रहा है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एफ डैश एक्स कितने पॉइंट पे 0 होगा, 1 पॉइंट पे। नहीं, एफ डैश एक्स 0, इसमें एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स 0। इसमें देखो 1 2 3, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स 0। तो इसमें बताओ ये रूट है किसके, एफ एक्स के, तो एफ डैश एक्स के रूट कितने होंगे बताओ, 1। ये रूट्स किसके हैं, एफ एक्स के, एफ एक्स के, तो एफ डैश एक्स के रूट्स कितने होंगे, 2। ये रूट्स किसके, एफ एक्स के, तो एफ डैश एक्स के रूट कितने होंगे, 3। नहीं ये बात, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब इफ एफ एक्स के रूट, एफ एक्स के रूट कितने हैं, n है, तो एफ डैश एक्स के रूट्स n-1 होंगे। क्लियर है क्या बात? यस सर। सर 1 मिनट अभी सबमिट आना मत सर, मैं ये कॉपी कर दूं। हाँ सही बात है।
ठीक है भाई। देखो बोर्ड पे देखो, मान लिया कोई फंक्शन है ऐसे, चलो ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट n-1 रूट्स ऑफ f डैश x, ठीक है, यही है। चलो ठीक है। अच्छा अब मैं इसमें क्वेश्चन करता हूं, आपको क्वेश्चन देता हूं रूट थ्योरी पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या क्वेश्चन, इफ fx is equal to x-1, x-2, x-3, then which option is correct option? A, f dash x 0 has 3 root, ये है। B, f dash x is equal to 0 has 2 roots between in x belongs to 2 to 3 union 3 to 4. C option, f dash x is equal to 0 has 2 roots in x belongs to 3 to 4 union 4 to 5. D option, none of these. बताओ कौन सा सही है? सर वो आपने 4 लिखा है ना? हाँ नहीं, Option हाँ है? 3 to 4 4 to 5, 3 to 4 4 to 5। तो ये तो सर डिग्री 3 की इक्वेशन हो जाएगी ना? देखो ये डिग्री 3 की इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या क्या होंगे। देखो ये x का कोफिशिएंट प्लस है, ये इस 1 तरीके, 2 3 होंगे। Yes. हाँ 1 2 3। तो ये बताओ f डैश x के रूट दो हो कितने जाएंगे। दो होंगे, कौन कौन से? एक तो यहां होगा और एक यहां होगा। क्या होगा? इसके कितने रूट है? 3, 2 रूट्स ऑफ f डैश x। कहां कहां पे होंगे बता सकते हो बेटा? x बिलोंग्स टू 1.5 तो हो गया, तो 1 से 2 1 से 2, 1.5 कैसे कह सकते हो? मतलब ये सर 1 से 2 और 2 से 3 एंड 2 to 3। यूनियन 2 से 3। यूनियन बेटा यहाँ पे यूनियन नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, एंड एंड सर एंड। ऊपर वाले ऑप्शन में भी हाँ यूनियन काट दो, एंड आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? none of these। None of these is the correct answer. Very good. एग्जाम्पल करते हैं।
सर ए टू ई है। हाँ, ए टू ई। ये एडवांस का क्वेश्चन है। ये एफ डैश एक्स है बेटा। सर एफ डैश एक्स का स्क्वायर है। हाँ, एफ डैश एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स का स्क्वायर। सर एक मिनट रुक जाना, सर एक क्वेश्चन थोड़ा पड़ा है, सर लिख दूं मैं। हाँ, आराम से लिख लो, समझ भी लो, आप इसे करवाऊंगा, चिंता मत करो। यस सर हो गया। देखो, ये लिखा हुआ है gx के नंबर ऑफ जीरोस हमें बतानी है ना। gx के नंबर ऑफ जीरोस हमें बतानी है। तो यदि किसी तरीके से आपको g डैश x के जीरोस पता लग जाए तो gx के जीरो पता लग जाएंगे, बोलो। यस gx के जीरो पता लग जाएंगे, है ना। सर। चलो, तो देखो, यहां देखो, gx जो है या अपन यहां से लिखते हैं f डैश x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इंटू एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसे एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो। अरे स्क्वायर को एक्स। हाँ, तो आपको इसमें कुछ डिफरेंशिएशन का कुछ रूल नजर आ रहा है क्या, डिफरेंशिएशन का कुछ रूल। ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, देखो। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टू सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन हाँ, ऑफ तो किसका किसका एफ डैश एक्स हाँ, इंटू एफ डबल डैश एक्स। देख लो, लो मैंने लिख दिया, आपने कहा मैंने लिख दिया। अब बताना इसका डिफरेंशिएशन करके यही आएगा क्या। सर वो अगर हम सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां ये सर ये आएगा, ये आएगा। एफ, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आ जाएगा, ये तो प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स ये आएगा, ये तो नहीं आ रहा इससे। इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे ढंग से देख लो, एफ सर डैश एक मिनट सर। एफ डैश एक्स तो आपने सही बोल दिया। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सर एफ एक्स आएगा। एफ एक्स है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना आप इस सॉल्व कराएंगे एफ एक्स। तो क्या gx को हम ऐसे लिख सकते हैं, gx इज द डिफरेंशिएशन, इसे मैं hx मान लू थोड़ी देर के लिए, क्या मान लू hx dy dx ऑफ hx, यानी gx इज इक्वल टू h डैश x, वेयर यहां लिख देता हूं वेयर hx इज इक्वल टू fx इंटू f डैश x, लिख सकते हैं ना fx। कॉपी करो यहां तक। यस सर हो गया। बोर्ड पे देखो। अब हम बात करते हैं fx की। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है fa पे 0 है और fe पे 0 है, a b c d e। fa पे 0, ये 0 है। हाँ fa पे 0 और fe पर भी 0, तो डी और डी पे भी 2 है। हाँ a b c d और e, बोलो। a पर 0 और e पर 0 और 2, b पर कितनी वैल्यू है इसकी 2, 2 c पर वैल्यू कितनी है -1,
और डी पर वैल्यू कितनी है, फिर से 2। तो ग्राफ कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ये। बोलो यस सर। ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में और इसके तो 3 रूट आया। fx के, ये किसका ग्राफ है, fx का। तो आप मेरे को रूट्स ऑफ fx बता सकते हो इसमें, रूट्स ऑफ fx कितने होंगे। 3। अरे 3 कैसे होंगे सर 1 मिनट सर, 1 2। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स तो 4 होंगे। रूट्स तो 4 होंगे, रूट्स होंगे और आर, f' 3 होंगे। वेरी गुड। रूट्स ऑफ f' आर 3। ये बात क्लियर है क्या, सही है। बोर्ड पे देखो, इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए रूट्स ऑफ hx बता सकते हो आप, रूट्स ऑफ hx, रूट्स ऑफ hx। प्लस होंगे। अरे fx के कितने रूट है, 4, सर और f' के रूट कितने हैं, 3। 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां 0 हो रहा हो, तो जहां fx 0 हो रहा है, fx कितनी जगह 0 हो रहा है, 1 2 3 4, और इसके रूट है 3। तो रूट्स ऑफ hx बराबर 0 r कितने होंगे, 4। अबे 4, सर ऐसा तो हो नहीं सकता। 4 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से, यस सर। 7। सर मतलब पर ये तो इक्वेशन तो मल्टीप्लिकेशन में है ना। अबे तो चाचा, जैसे मान लिया x - 3 x - 2 है, ये है मान लिया fx, है ना, और दूसरा फंक्शन आया gx, मान लिया x - 1 x - 3 x - 5 x - 6, इसके रूट कितने हैं, 2, इसके रूट कितने हैं, 3। यदि दोनों की मल्टीप्लाई करके देखूं मैं, तो इसके रूट कितने होंगे फिर, सर इसके तो 6 हो जाएंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 कैसे हो जाएंगे, अबे ये x - 3 x - 2 इंटू x - 1 x - 5 x - 6 से बराबर 0, यही तो हुआ। कितने रूट हुआ इसके, 5 होंगे। यस सर। 5 होंगे ना, तो रूट जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, तो 2 इसके 3 इसके, तो इसके रूट fx के रूट कितने हैं, 4, f' के कितने हैं, 3, तो hx क्या है, इसका मल्टीप्लाई। तो कितने रूट होंगे इसके, 7। तो ये 7 रूट तो हो गए hx के, तो h' के रूट कितने होंगे, h' के रूट्स, अरे बोलो, एक कम हो जाएगा सर। एक कम हो जाएगा, के रूट्स आर 7 - 1 = 6, और h' ही क्या है, gx, देयरफॉर इससे तो 6 हो जाएगा सर। हाँ, gx के रूट्स कितने होंगे, 6। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना सही सवाल। मैथ्स में अच्छा लगता है पढ़ाना, नहीं, यस सर। ये तो बात सर मैं तो साथ में छोड़ के आता। है। कोई बात नहीं, ये बात है, सही है। तो यस सर। इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे अभी, है ना, तो आज के लिए इतना ही सही है, मतलब 2-3 लेक्चर नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 1-2 लेक्चर ही लगेगा, है ना, कल को इसे खत्म करा देंगे, मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे और इसमें।